Hello everyone, welcome to People's Academy. So in this unit we'll discuss the fourth chapter of PG Political Science entrance syllabus, and the entrance test is going to be conducted by the University of Kashmir on 9th of July, which is tomorrow. So today is the last day of your preparation and I'll try my best to at least discuss 3-4 units so that जो डिफिकल्ट यूनिट्स हैं जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का यूनिट है हमारे पास, इसी तरह से हमारे पास इंडियन पॉलिटिकल थॉट का यूनिट है, तो इन यूनिट्स तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एंड आज का जो हमारा बेसिकली तीन थिंकर्स हमने डिस्कस करने हैं. फर्स्ट इज मैकियावेली, द सेकंड इज थॉमस हॉब्स एंड द थर्ड इज जॉन लॉक. एंड वी हैव टू डिस्कस द स्पेसिफिक टॉपिक्स. हमें सारा लॉक, हॉब्स एंड मैकियावेली नहीं पढ़ना है. जो टॉपिक सिलेबस में दिए हैं हमें अकॉर्डिंगली उनके ही यहाँ पे डिस्कशन करनी है. सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं आज के जो हमारे हैं. यहाँ पे हमें मैकियावेली के दो टॉपिक्स हैं, स्टेट क्राफ्ट का कॉन्सेप्ट एंड सेक्युलरिज्म जो मैकियावेली का है, एंड देन थॉमस हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड थ्योरी ऑफ सोवर्निटी, देन जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल गवर्नमेंट. ये सारी चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर वॉचिंग द चैनल फर्स्ट टाइम. So, first of all, in some basic information regarding Niccolo Machiavelli. So, ये Italian political philosopher थे. He is known as the first modern political thinker. And again, at the same time, he used some of the terms in his book. जैसे कि फॉर्च्यूना वर्ड वो यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग है अनसर्टन इंसिडेंट्स. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई वॉर हो जाए स्टेट पे या फिर लोग रिवॉल्ट कर दें तो उस सब को फॉर्च्यूना कहा जाएगा. एंड दूसरा वर्ड वो यूज़ करते हैं, दूसरी टर्म वो यूज़ करते हैं विर्च्यू. तो विर्च्यू यहाँ पे है फार साइटेडनेस, कि एक जो प्रिंस है उसके पास इतनी इंटेलेक्ट होना चाहिए, उसके पास वो इतना क्लेवर होना चाहिए कि उसको फ्यूचर जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं या फिर फ्यूचर एक्शंस जो होने वाले हैं स्टेट के अगेंस्ट या फिर किसी और एनिमी के थ्रू, वो उसको पहले पता चल जाना चाहिए. तो ये क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए, ये ये जो दो टर्म्स हैं ये मैकियावेली अपनी किताबों में यूज़ करते हैं. इसके बाद मैकियावेली के कुछ बुक्स हैं जैसे द प्रिंस है, डिस्कोर्सेज है, एंड इसी तरह से हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है. एंड देन कुछ कमेंट्स हैं मैकियावेली पे. एक लियो स्ट्रॉस कहते हैं कि ही इज़ अ टीचर ऑफ एविल बिकॉज मैकियावेली tried to give us a picture of a king who is a ruthless king, who is a very powerful king, and who is going to protect the state at any cost. तो मैकियावेली प्रिंस को इतने पावर दे रहे हैं कि लियो स्ट्रॉस कह रहे हैं कि मैकियावेली इज अ टीचर ऑफ इविल, के मैकियावेली जो हैं ये खराब मोरालिटी को हटा के गलत चीज़ें जो हैं एक प्रिंस को एडवाइसेस में दे रहे हैं. सो दैट इज व्हाई लियो स्ट्रॉस सेड दैट ही इज अ टीचर ऑफ इविल. रूसो सेड ही प्रोफेस्ड to teach kings, but it was the people he really taught. And then इसके बाद बेनेडिक्टो क्रॉस जो है उन्होंने कहा है कि मैकियावेली was nothing but a realist in the true sense. ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे. ये इनका कुछ और वर्क्स हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे. ये एक क्रक्स है मैकियावेली के रिगार्डिंग. आगे चलते हैं, देखते हैं मैकियावेली का स्टेट क्राफ्ट. सो स्टेट क्राफ्ट बेसिकली है कि किस तरह से आप स्टेट के अफेयर्स को कंडक्ट करते हो, किस तरह से आप गवर्निंग जो है कंट्री की उसको इम्प्रूव करते हो. जो स्किल्स हैं, जो आर्ट है स्टेट के अफेयर्स को कंडक्ट करने का, उसी को स्टेट क्राफ्ट कहते हैं. सबसे पहली ये बात है. दूसरा मैकियावेली कहते हैं अपनी प्रिंस बुक जो है उनकी कि गवर्नमेंट कंसिस्ट नथिंग बट एल्स बट सो कंट्रोलिंग सब्जेक्ट्स दैट दे विल नॉट बी एबल टू कॉज टू डू यू हार्म. सो बेसिकली गवर्नमेंट का काम क्या है कि स्टेट को इस तरह से प्रोटेक्ट करे और इंडिविजुअल्स को इस तरह से, सब्जेक्ट्स को इस तरह से कंट्रोल करे कि आपको वो कोई इन रिटर्न हार्म ना पहुंचाए. तो यहाँ हार्म किसको पहुंचा सकते हैं लोग? या तो स्टेट को पहुंचा सकते हैं या तो प्रिंस को पहुंचा सकते हैं. ठीक है, ये आप याद रखेंगे. एंड इसके साथ मैकियावेली कहते हैं कि स्टेट क्राफ्ट जो है बेसिकली गवर्नमेंट चलाने की गाइडलाइंस है कि किस तरह से एक बेटर गवर्नमेंट चलाई जा सकती है. देन मैकियावेली कंसीडर्स स्टेट एज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन. स्टेट को वो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन मानते हैं. एंड ये कहते हैं कि प्रिंस किसी भी हद तक जा सकता है इफ ही हैज टू प्रोटेक्ट द स्टेट. एंड देन स्टेट को हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन एक और पर्सन भी कहते थे, एक और पॉलिटिकल फिलोसफर भी कहते थे, हालांकि वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हेगल, जो GWH हेगल. हेगल कहते हैं कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ. ठीक है, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ. स्टेट के बहुत बड़े सपोर्टर हैं हेगल. एंड इसके बाद मैकियावेली आर्ग्यूज दैट व्हेन पीपल आर करप्ट स्टेट शुड बी फाउंडेड बाय सिंगल मैन. तो देखें, ऐसे तो मैकियावेली रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिलीव करते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि जैसे कि लोग करप्ट हैं
तो इसलिए क्या होना चाहिए, एक सिंगल मोनार्क होना चाहिए, एक सिंगल पर्सन होना चाहिए जो कि मोनार्की होती है, मोनार्की में सिंगल पर्सन रूल करता है। सो दिस इज द स्टेट क्राफ्ट आइडिया ऑफ मैकियावेली। ओके, आई होप यू गॉट दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टेट क्राफ्ट। एंड देन प्रिंस को कुछ एडवाइसेस देते हैं मैकियावेली। ही सेज दैट प्रिंस शुड बी जेनरस, he should be kind hearted, and but also he should be brave. And he again says that the prince should crush his enemies with firm hand. ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर प्रिंस को किसी को भी किसी भी एनिमी को टैकल करना है तो वो पूरी तरह से टैकल करे। ऐसा ना है कि एक माइनर सा अटैक करके छोड़ दे, बिकॉज वो रिटेलिएशन में फिर दूसरी बार अटैक आ सकता है। बट ही सेज दैट प्रिंस शुड क्रश द एनिमीज, के बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दो ताकि दूसरी बार वो अटैक ना कर पाए। देन अगेन ही सेड दैट द प्रिंस शुड एक्ट लाइक ए फॉक्स एज वेल एज लॉयन। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कहते हैं कि प्रिंस क्लेवर भी होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, ब्रेव भी होना चाहिए, एंड उसकी एक नेशनल ट्रेंड आर्मी होनी चाहिए। एंड प्रिंस जो है प्रॉपर्टी और वुमेन जो है सब्जेक्ट्स की, उनको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा उसमें। एंड प्रिंस सिक्रेसी मेंटेन करेगा, डिपार्टमेंट्स रखेगा जो स्टेट के अफेयर्स की सिक्रेसी को मेंटेन रखेंगे। एंड देन प्रिंस सेज दैट इट इज़ बेटर टू बी फेयर्ड देन लव्ड इफ कैन नॉट बी बोथ। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है फेयर्ड एंड दूसरा है लव्ड। तो प्रिंस ये चॉइस देते हैं, सॉरी मैकियावेली ये चॉइस देते हैं प्रिंस को कि इफ़ द सब्जेक्ट्स आर नॉट लविंग यू बट एटलीस्ट दे शुड बी फेयरिंग यू। मीन्स के अगर लोग आपसे लोग आपको अच्छा नहीं समझ रहे हैं तो बट एटलीस्ट आपको गलत ज़रूर समझें, आपको बुरा ज़रूर समझें, आपसे डरें ज़रूर, जस्ट बिकॉज ये डर जो है ये आपकी स्टेट को प्रोटेक्ट करके रखेगा। एंड देन जो प्रिंस है वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करता रहे। ठीक है, ये सारी एडवाइसेज जो है प्रिंस को देते हैं मैकियावेली। ये इनकी बुक छोटी सी बुक है, आप जरूर पढ़ें इसको। देन वी हैव आइडिया सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म का जब आइडिया हम पढ़ते हैं तो हम तीनों चीज़ें पढ़ते हैं, हम स्टेट को पढ़ते हैं, हम मोरालिटी को पढ़ते हैं और हम रिलीजन को पढ़ते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक पहले पॉलिटिकल फिलोसफर, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर मैकियावेली थे, जिन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिक्स एक अलग स्फेयर है जो कि स्टेट से रिलेटेड है और मोरालिटी एक अलग स्फेयर है। ये दो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, ये दो साथ में मिक्स नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी अ डायकोटमी बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड द मोरालिटी। पॉलिटिक्स एक अलग स्फेयर है, मोरालिटी एक अलग स्फेयर है, एंड इसी के साथ ही रिलीजन एक अलग स्फेयर है। तो पॉलिटिक्स और रिलीजन को एंड पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी को आप मिक्स मत करो। He argued that politics is governed by its own independent standards and cannot be bound by ethics and morality. और ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और वो मोरालिटी या फिर एथिक्स से बाउंड नहीं हो सकता। एक प्रिंस जो है, एक रूलर जो है, उसको जब अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करना है तो वो ये नहीं देखेगा ये एथिकल है या नहीं। इफ इवन ही हैज़ टू किल समवन, ही शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट द स्टेट। When the safety of the state is at stake, there is no need to question of what is just or unjust. तो मैकियावेली कहते हैं कि if the security of the state is at risk, अगर स्टेट रिस्क में है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो और वो एक्शन अनजस्ट या जस्ट नहीं माना जाएगा। उसको सिर्फ ये इस तरह से देखा जाएगा कि ये स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए था। दो तरह की मोरालिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं, एक होता है प्राइवेट मोरालिटी। ये प्राइवेट मोरालिटी होता है प्राइवेट स्फेयर में जो मोरालिटी होती है, एक पर्सन की अपनी पर्सनल मोरालिटी। तो उसमें एक रूलर की क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो सिंपलिसिटी उसको उसमें होनी चाहिए, वो सच्चा होना चाहिए, वो यकीन करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो सारी अच्छी क्वालिटीज़ प्राइवेट स्फेयर में हो सकती हैं, लेकिन पब्लिक स्फेयर में क्या होना चाहिए, रूलर शुड नॉट फॉलो एनी मॉरल वैल्यू वाइल मैनेजिंग द स्टेट। तो जब रूलर जो है स्टेट को मैनेज कर रहा है, स्टेट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो मोरालिटी से बाउंड नहीं है, वो मोरालिटी की हद को, उसकी लाइन को क्रॉस भी कर सकता है अगर उसको स्टेट को प्रोटेक्ट करना पड़ गया। देन Machiavelli's secularism. The prince should focus on preservation of state without being bound by the moral obligation. तो moral obligations को साइड में रखते हुए स्टेट को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करेगा प्रिंस। The prince has to be compassionate, humane, loyal and honest, but at the same time always ready to use force, fraud, even deception while protecting the state. तो प्रिंस जो है नॉर्मल कंडीशंस में कंपैशनेट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, लेकिन अगर कभी फोर्स यूज़ करनी पड़ गई तो वो फोर्स भी यूज़ कर सकता है और उसके साथ फ्रॉड भी कर सकता है और किसी को धोखा भी दे सकता है, इवन ही व्हेन ही हैज़ टू प्रोटेक्ट द स्टेट। एंड देन मोरालिटी ऑफ ए रूलर इज प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द स्टेट। और रूलर की मोरालिटी इसी में है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, यही रूलर की मोरालिटी है। देन मैकियावेली थॉट
Machiavelli though advocated separation of religion and politics, but he was not anti-religious. But Machiavelli anti-religious नहीं थे. He was advocating the separation of religion from politics, but वो ये नहीं कहते थे कि religion होना ही नहीं चाहिए. Religion होना चाहिए, but वो एक प्राइवेट स्फेयर में होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेडिवल टाइम्स की तरह. मेडिवल टाइम्स में क्या था कि रिलीजन जो है, चर्च जो है पूरे स्टेट को कंट्रोल कर रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए. ही एडवाइज्ड प्रिंस टू कल्टिवेट रिलीजियस बिलीफ अमंग पीपल. और ये भी कहता था कि जो प्रिंस है वो कोशिश करेगा कि लोगों में रिलीजियस बिलीफ आ जाएं. दिस वाज स्टेट क्राफ्ट ऑफ मैकियावेली एंड द सेक्युलरिज्म आइडिया. अब चलते हैं हम थॉमस हॉब्स पे. देन वी हैव थॉमस हॉब्स. ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट है, ये आप याद रखेंगे. ही इज नोन एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट थे, और इसके साथ साथ दो और भी थे, लॉक एंड रोसो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग थॉमस हॉब्स. इंग्लैंड के एक पॉलिटिकल फिलोसफर हैं. लॉर्ड कैवेंडिश उस टाइम पे जो रॉयल फैमिली से थे, उनके ये टीचर थे. एंड इसके साथ साथ डिचीव, ये डिचीव इसको पढ़ा जाता है. ये इनके कुछ बुक्स हैं, डिचीव, लिवेथियन, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, डी कॉर्पोरे एंड बेहेमोथ. ठीक है, ये आप याद रखेंगे. पहले तीन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी दो शायद ना भी आए. और हॉब्स की मेथोडोलॉजी की बात करें तो ये इन्होंने ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है उसको पॉलिटिकल नॉलेज में अप्लाई किया. एंड इसके साथ साथ मैकेनिकल मटेरियलिज्म पे रिलाई किया इन्होंने, जब इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश की. ठीक है, इसके साथ साथ कुछ कोट्स हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं. कॉवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर बट वर्ड्स एंड ऑफ नो स्ट्रेंथ टू सिक्योर मैन एट ऑल. तो ये कहते हैं कॉवेनेंट क्या होती है, एक एग्रीमेंट बस. तो सिर्फ एक एग्रीमेंट जो है वो किसी पर्सन को रोक नहीं सकता कोई एक्शन करने से, बट फोर्स होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बेसिकली ये बात कर रहे हैं, जो आगे हम समझेंगे. जस्टिस एंड इनजस्टिस रिलेट टू मैन इन सोसाइटी, नॉट सॉलिट्यूड. तो जस्टिस इनजस्टिस की तभी बात आती है जब लोग एक सोसाइटी में रहते हैं. ऐसा नहीं कि अकेला है तो वो जस्टिस इनजस्टिस की बात करेगा, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट जस्टिस और इनजस्टिस व्हेन अ पर्सन इज अलोन. ओके, and then the first maketh men invade of grain, then second for safety and third for reputation. तो ये तीन चीज़ें जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन के लिए इन्वेट करने की के लिए मजबूर करती हैं. तो अगेन ये ह्यूमन नेचर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, आगे जो हम समझेंगे. सी बी मैकफर्सन कहते हैं इनको कि भाई हॉब्स मोरालिटी से बोर्जियस मोरालिटी, कि ये एक बुर्जुआजी मोरालिटी है जो हॉब्स की मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है. आगे चलते हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं ह्यूमन नेचर जो हॉब्स ने कहा है. हॉब्स कहते हैं कि मैन ना ही सोशल एनिमल है और ना ही पॉलिटिकल एनिमल है, बट ये एक आइसोलेटेड बीस्ट है और एक बहुत ईगोइस्टिक क्रिएचर है. ह्यूमंस वांट टू प्रिजर्व देयर लाइव्स एंड गुड्स एंड फियर वायलेंस फ्रॉम अदर्स. ठीक है, दे आर ड्रिवन बाय सेल्फिश डिजायर्स. लोगों में सेल्फिश डिजायर्स हैं और ये बाय नेचर है. टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स, अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी भी हद तक सेल्फिश हो सकते हैं. इज कंस्टेंटली ड्रिवन बाय हिज डिजायर टू गेन पावर ओवर अदर्स. और हमेशा ह्यूमन जो है ना दूसरों पे पावर को गेन करने की कोशिश करता है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है. फॉर हिम अदर ह्यूमन बींग्स मीन्स फॉर सेटिस्फेक्शन. और एक ह्यूमन के लिए हर दूसरा ह्यूमन जो है एक जरिया है अपनी चीज़ों को, अपनी डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है, वो किसी भी पर्सन को एक्सप्लॉइट कर सकता है अपने मतलब के लिए. एंड देन व्हाट ही कॉल्स इट ए गुड एंड व्हाट ही डिसलाइक्स कॉल इट इवल. और ह्यूमन को जो अच्छा लगता है उसको ये अच्छा कहता है, जो उसको पसंद आता है उसके लिए वो अच्छा है, जो उसको पसंद नहीं आता है उसके लिए बुरा है. बेसिकली ही इज everywhere is talking about the human being is selfish, they are evil, they are egoistic, they are self-centered and they are opportunists. कंपटीशन, डिस्ट्रस्ट एंड द डिजायर फॉर ग्लोरी, ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमन काइंड को वॉर की सिचुएशन में लेके जाती हैं. और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स में हैं अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स. आगे बढ़ते हैं. द स्टेट ऑफ नेचर का जो कॉन्सेप्ट है थॉमस हॉब्स का. अब स्टेट ऑफ नेचर क्या है भाई, स्टेट बनने से पहले की कंडीशन. ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन थी, एक ख्याली थॉट था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट का. जी स्टेट बनने से पहले जो सिचुएशन थी उसको स्टेट ऑफ नेचर इन्होंने कहा. ठीक है, फिर दूसरी चीज़ कि ये स्टेट ऑफ नेचर ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से लोग रहे होंगे जब कोई स्टेट या फिर अथॉरिटी नहीं होती. ठीक है, फिर हॉब्स आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट में जो लाइफ थी, स्टेट ऑफ नेचर में जो लाइफ थी, इट वॉज सॉलिटरी, इट वॉज पोर, इट वॉज नेस्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट. बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी थी, बहुत ही टफ जिंदगी थी, कंपटीशन से भरी हुई ज़िंदगी थी. पूरा खतरा था स्टेट ऑफ नेचर में लोगों को, और सबसे बड़ा खतरा था जान का. ठीक है, स्टेट ऑफ वॉर था हर एक पर्सन के बीच में. ठीक है, क्योंकि सब अपने अपना 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 सोच रहे थे, सब लोग सेल्फ सेंटर्ड थे, सब लोग कंपटीशन में थे, तो देयर वाज स्टेट ऑफ वॉर. ठीक है, और
और कोई लॉ नहीं था जो एक दूसरे को इस स्टेट ऑफ वॉर को खत्म कर सकते या जिसको ऑप्रेस किया जा सकता है उसको बचाया जा सकता है। तो इसको कहेंगे लॉ ऑफ जंगल। जंगल में कोई कानून नहीं होता। देयर इज नो सेंस ऑफ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ना कोई सेंस ऑफ ड्यूटी है ना कोई ऑब्लिगेशन है, ठीक है। मोरालिटी बिल्कुल ही एब्सेंट है यहाँ पे। और माइट वाज राइट, ठीक है। ऑल मैन आर पोटेंशियल एनिमल्स ऑफ ईच अदर, और सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। बट यहाँ पे एक अर्ज थी लोगों में कि हम अपने आप को प्रिजर्व करें, सेल्फ प्रिजर्वेशन की अर्ज। और यही सेल्फ प्रिजर्वेशन की अर्ज जो है इसने मजबूर किया लोगों को, एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। सो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन के भाई सबको अपनी जान बचानी चाहिए, इसलिए हमें एक अथॉरिटी बनानी चाहिए। तो स्टेट के आइडिया का कॉन्सेप्ट निकला यहाँ से। ये है स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट से बनने की पहली स्थिति। अब जो स्टेट ऑफ नेचर के बाद क्या हुआ, लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक स्टेट बना दी है जिसको सॉवरन कहते हैं, थॉमस हॉब्स। अब जो इनकी थ्योरी ऑफ सॉवरनिटी है या फिर सॉवरन का जो कॉन्सेप्ट है इनका, वो ये कहते हैं कि सॉवरन जो होता है एब्सोल्यूट होता है, इनडिविजिबल होता है और इनएलिएनेबल होता है। एब्सोल्यूट मतलब इसके पास सारे पावर्स होंगे, इनडिविजिबल मतलब इसके पावर्स किसी और में नहीं बांटे जाएंगे, इनएलिएनेबल के आप इसके पावर इससे छीन नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सॉवरन में होंगी। और सॉवरन एक लिवेथियन की तरह होगा। लिवेथियन एक सी मॉन्स्टर होता है, तो सी में होता है और वो सारे छोटे पक्षियों को, सॉरी छोटे जानवरों को वहाँ पे खा जाता है। तो इसी तरह क्या होना चाहिए, कंप्लीट पावरफुल होना चाहिए एक सॉवरन। फिर हॉब्स कहते हैं कि हॉब्स सॉवरन हैज अल्टीमेट पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, और हॉब्स का जो सॉवरन है उसको सभी लोग ओबे करेंगे किसी भी हालत में। एब्सोल्यूट पावर्स इज नेसेसरी। और हॉब्स ये भी कहते हैं कि सॉवरन के पास अगर एब्सोल्यूट पावर्स नहीं होंगे तो वो अच्छे से ढंग से रूल नहीं कर पाएगा, लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सॉवरन मस्ट बी केपेबल ऑफ पनिशिंग ऑल ऑफेंडर्स, और जितने भी ऑफेंडर्स होंगे उसको उन सॉवरन के पास इतने पावर्स होने चाहिए कि वो उनको क्या कर सके, पनिश कर सके। हॉब्स सॉवरन इज कंपिटेंट टू मेक एनी लॉ एट हिज विल, और वो कोई भी लॉ अपनी मर्जी से बना सकता है। हिज विल रिफ्लेक्ट्स द कॉमन विल ऑफ द इंडिविजुअल्स, और उसकी विल जो होगी वो इंडिविजुअल्स की विल रिफ्लेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल्स ने ही बनाया है एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। आप ये याद रखेंगे। देन कंडक्ट ऑफ सॉवरन इज नॉट लायबल टू मॉरल जजमेंट, और कंडक्ट ऑफ सॉवरन जो है वो ये नहीं देखा जाएगा कि इसने अच्छा किया या बुरा किया है। सॉवरन के पास एब्सोल्यूट पावर्स है जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर हॉब्स ये कहते थे कि ह्यूमन जो है इगोइस्टिक हैं, ह्यूमन जो है ये सेल्फ सेंटर्ड हैं, फिर उन्होंने एक ह्यूमन ही को सॉवरन बना दिया है। तो यहाँ पे बात समझ नहीं आ रही है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। तो फिर हॉब्स कहते हैं कि भाई एक इगोइस्टिक पर्सन जो है पूरी सोसाइटी से बेटर है। अगर पूरी सोसाइटी इगोइस्टिक होगी, सेल्फ सेंटर्ड होगी, तो वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। लेकिन एक पर्सन सेल्फ सेंटर्ड होगा तो वो बेटर है कि सारी सोसाइटी सेल्फ सेंटर्ड हो, ठीक है। तो इस तरह से ये इसको जस्टिफाई करते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था लोगों के बीच में, एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक सॉवरन वजूद में आया, एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। और इसके साथ साथ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और सॉवरन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट लोगों में हुआ है, सॉवरन बाद में बना है। और ये इरिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को हटाया नहीं जा सकता। अगर इसको हटाएंगे तो क्या होगा, स्टेट ऑफ नेचर में वापस लोग चले जाएंगे। बट एक कंडीशन है जहां पे लोग रिवॉल्ट कर सकते हैं, अगर उनकी राइट टू लाइफ डेंजर में है, ठीक है। राइट टू लाइफ या फिर सेल्फ प्रिजर्वेशन का जो राइट था, अगर वो ही क्या है डेंजर में है, तो फिर लोग क्या कर सकते हैं, रिवॉल्ट कर सकते हैं। क्योंकि जान बचाने के लिए ही तो स्टेट बनाया गया था। अब जान ही खतरा में चली गई तो फिर स्टेट हटाया जा सकता है। ये है हॉब्स का कॉन्सेप्ट। चलते हैं लॉक के कॉन्सेप्ट पे। अब जो लॉक भाई साहब थे, इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, इंग्लैंड में पैदा हुए, ठीक है। लॉर्ड एशले के ट्यूटर थे ये, रॉयल फैमिली के उस टाइम पे जो शैफ्ट्सबरी के अर्ल थे, एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट भी हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ नेगेटिव लिबरलिज्म को रिप्रेजेंट भी करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। एंड अब यहाँ पे इनकी कुछ किताबें, ऐसे ऑन लॉज ऑफ नेचर, लेटर्स ऑन टॉलरेंस, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन, थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन, थॉट्स ऑन एजुकेशन, रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये कुछ किताबें मैंने बहुत सारी लिख दी हैं, लेकिन आपको पहली 4 याद रखेंगे आप। देन कोर्ट्स यहाँ पे कुछ हैं। गवर्नमेंट हैज नो अदर एंड देन द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के अलावा गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, ये लॉक कहते हैं। फिर कहते हैं कि जहाँ पे लॉ नहीं है वहाँ पे फ्रीडम नहीं है। वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। टायरेनी इज द एक्सिस्टेंस ऑफ द पावर बियॉन्ड राइट, कि अगर किसी हद से ज़्यादा पावर किसी के पास हो तो वो टायरेनी बन जाती है। रिवॉल्ट इज राइट ऑफ द पीपल। और लॉक ये भी कहते थे कि अगर लोगों को गवर्नमेंट पसंद नहीं आएगी तो वो रिवॉल्ट करके दूसरी गवर्नमेंट बना सकते हैं। विदाउट शाफ्ट्सबरी लॉक वुड हैव नॉट बीन लॉक। तो शाफ्ट्सबरी यहाँ पे मैं आपको बताया कि
यहाँ पे लॉर्ड एशले को वो पढ़ाते थे, टीचर थे उनके, और जब वो शॉर्ट्सबरी में रहने लग गए तो वहीं से उनका जो पॉलिटिकल थॉट जो इम्प्रूव होना शुरू हुआ, और वो बेसिकली फादर ऑफ लिबरलिज्म बने, जो जॉन लॉक, जिनको हम सब जानते हैं। तो लेस्लेट कहते हैं ये कि अगर भाई शॉर्ट्सबरी में वो नहीं होते तो शायद वो लॉक नहीं होते, जो लॉक हम जानते हैं। देन इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि मैन जो है, सबसे पहले ह्यूमन नेचर का देख लेते हैं। लॉक बिलीव करते हैं कि मैन एक रैशनल एनिमल है, कि ज़्यादा कमीना नहीं है, जैसे कि जैसे कि हॉब्स कहते थे या फिर मैकेवली कहते थे। ही इज पीस लविंग एंड ही ओबेज द लॉज। एंड लॉक कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जो था, जो स्टेट से पहले की कंडीशन थी, उसमें पीस थी, उसमें गुडविल थी, उसमें म्यूचुअल असिस्टेंस थी। वो हॉब्स के आइडिया की तरह नहीं है जहाँ पे वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर। नहीं, लॉक कहते हैं कि वहाँ पे लोग पीसफुल थे, बट देर वे फ्यू करप्ट इंडिविजुअल्स, कुछ लोग करप्ट थे, उनकी वजह से सोशल ऑर्डर में गड़बड़ा आ रही थी, और अथॉरिटी नहीं थी उन करप्ट इंडिविजुअल्स को कैसे डील किया जाए। इसीलिए उन करप्ट इंडिविजुअल्स को से सोसाइटी को बचाने के लिए क्या किया गया, लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और एक अथॉरिटी बनाई जिसको स्टेट कहा गया। ठीक है, सो टू डील विद ऑफेंडर्स स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, और यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुआ है। अब यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में देख लेते हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, दो स्टेजेस हैं कॉन्ट्रैक्ट के। एक स्टेज पे सिविल सोसाइटी बनी, ठीक है, और लोग स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकल आए। इसी सिविल सोसाइटी ने दूसरे स्टेज में स्टेट को बनाया। अब ये सिविल सोसाइटी क्या है, इस स्टेट को रिप्लेस कर सकती है अगर ये स्टेट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, ये जो यहाँ पे स्टेट है, अगर ये सही से काम नहीं कर रहा है तो ये सिविल सोसाइटी जो है ये इसको हटा सकती है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक तरह का लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं हमें जॉन लॉक, कि भाई गवर्नमेंट जो है एक हद तक ही काम करेगी। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट। और यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का भी बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलेगी। ऐसा नहीं है कि हॉब्स की तरह एब्सोल्यूट पावर दे दो सॉवरन को और वो अपनी मर्जी से कुछ भी करे। तो लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। लिमिटेड गवर्नमेंट इसलिए होगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पे लिमिट्स लगाएगी, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत सारी लिमिट्स लगाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, आप किसी को अपना धर्म अडॉप्ट करने से रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का कंसेप्ट देते हैं, और सिविल सोसाइटी के पास ये पावर्स हैं, वो स्टेट को हटा सकती है। लेकिन जब स्टेट को हटाएगी तो स्टेट ऑफ नेचर में नहीं चले जाएगी वापस। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि अगर स्टेट को हटाया जाएगा तो वो वापस स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे, लेकिन लॉक कहते हैं कि ये स्टेट ऑफ नेचर में नहीं जाएंगे, ये सिविल सोसाइटी फिर दूसरा स्टेट बना लेगी, दूसरी गवर्नमेंट बना लेगी बेसिकली। कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स, और जॉन लॉक नेचुरल राइट्स के बहुत बड़े एडवोकेट थे। उन्होंने नेचुरल राइट्स को रिकग्नाइज किया, और नेचुरल राइट्स क्या हैं, वो राइट्स जो डिराइव होते हैं नेचर से। और ये कहते हैं कि ये राइट्स स्टेट के बनने से पहले थे और इनको किसी रिकग्निशन की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही थे और हमेशा रहेंगे। ठीक है, और कहते हैं कि मैन डिराइव्ड दीज राइट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन रीजन, और लोगों ने ह्यूमन रीजन को अप्लाई किया डिफरेंट रिसोर्सेज पे, और इन राइट्स को क्या किया, मैन जो है वो अपने रीजन से इन राइट्स को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। लॉक आइडेंटिफाई 3 राइट्स, तो 3 राइट्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, लॉक आर्ग्यूड दैट स्टेट वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स, और स्टेट का काम ही इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ऑफेंडर्स थे और इन राइट्स को वो वायलेट कर रहे थे। जॉन लॉक ट्रीटेड प्रॉपर्टी एज एसेंस ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम, और प्रॉपर्टी इंडिविजुअल फ्रीडम का एक सिंबल है जॉन लॉक के अकॉर्डिंगली। प्रॉपर्टी नहीं होगी तो मतलब इंडिविजुअल फ्री नहीं है। और लॉक डिस्क्राइब करते हैं प्रॉपर्टी को फ्रूट ऑफ वंस लेबर, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज पे अपना लेबर लगाते हैं एंड देन हम अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, और इसीलिए नेचुरल प्रॉपर्टी इज यस, लॉक डिस्क्राइब्स प्रॉपर्टी एज फ्रूट ऑफ लेबर, यानी कि प्रॉपर्टी जो है फ्रूट ऑफ लेबर है। देन लॉक रिकग्नाइज 3 रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट टू प्रॉपर्टी, और ये 3 रिस्ट्रिक्शंस जो हैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। पहली रिस्ट्रिक्शन की वो बात कहते हैं कि भाई जितना ज़रूरत है उतनी ही प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा एक पर्सन, अप्रोप्रिएट, मतलब जितना उसको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है अगर किसी को 1 एप्पल खाना है तो वो 10 लेगा और 9 के 9 सड़ जाएंगे, ऐसा नहीं, जितना अप्रोप्रिएट होगा उतना ही ले। दूसरा कि दूसरों के लिए बच जाए कुछ, ठीक है, बाकियों का शेयर भी बचना चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर करो। इस तरह से सारे को हड़प नहीं लो, लॉजिकल रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी आप रखो अपने पास। और तीसरा ये है कि प्रॉपर्टी आपकी वही है जिसमें आपका लेबर लगा है। ठीक है, ये 3 चीज़ें वो एक तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं प्रॉपर्टी पे।
आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशनल गवर्नमेंट जो मैंने आपको पहले भी कहा, लॉक जो है ये आइडिया देते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट का, यही कंडीशनल गवर्नमेंट है। ठीक है, कंडीशनल गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कंडीशनल गवर्नमेंट इसलिए कि कंडीशन यही है कि अगर गवर्नमेंट लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो वो गवर्नमेंट हटा दी जाएगी, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, वो इसीलिए बनाई गई थी। लिमिटेड गवर्नमेंट इसलिए कि भाई गवर्नमेंट के यही फंक्शन होगी, इससे ज़्यादा वो लोगों के पर्सनल स्फेयर में नहीं घुसेगी, लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कि कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, जिनके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट चलाई जाएगी, और अगर वो गवर्नमेंट उन रूल्स को ओबे नहीं करती है तो सिविल सोसाइटी उस गवर्नमेंट को हटा के दूसरी गवर्नमेंट बना देगी। तो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, स्टेट सोसाइटी एंड स्टेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों एक ही नाम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, वे आर क्रिएटेड एट टू डिफरेंट स्टेजेस। लॉक बिलीव दैट इफ द गवर्नमेंट इज डिसॉल्व, अगर गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जाएगा तो सोसाइटी डीजेनरेट नहीं होगी, पीपल सेटअप अनदर गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट बना दी जाएगी। ठीक है, लॉक आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट रिसेंबल्स लाइक ए ट्रस्ट, तो गवर्नमेंट एक ट्रस्ट की तरह है। महात्मा गांधी ने भी स्टेट को एक ट्रस्ट की तरह माना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो एक ट्रस्ट की तरह है, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ इज सेटअप टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड द अदर राइट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, तो जो मैंने पहले भी कहा आपको, गवर्नमेंट कैन नॉट टेक और रीडिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी विदाउट कॉन्सेंट, लोगों की कॉन्सेंट के बगैर लो गवर्नमेंट जो है किसी की प्रॉपर्टी को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं मानते से लॉ, बिकॉज नेगेटिव लिबरलिज्म के ये एडवोकेट थे, जैसे मैंने पहले ही कहा आपको। सोसाइटी इंश्योर्स whether the government acts as per the contract, और सोसाइटी ये नजर रखेगी, जो कि सिविल सोसाइटी पहले स्टेट या कॉन्ट्रैक्ट में बनाई गई थी, कि गवर्नमेंट जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंगली चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली चल रही है कि नहीं चल रही है। और लोग कहते हैं कि लोगों के पास राइट टू रिवॉल्ट है, गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करेगी तो रिवॉल्ट करो, हटा दो और दूसरी बना दो। जैसे कि ग्लोरी रेवोल्यूशन के टाइम पे इंग्लैंड में हुआ था कि भाई जब किंग को हटा के चेंज कर गई थी गवर्नमेंट, आपने पढ़ा होगा ग्लोरी रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली। और जॉन लॉक के रिगार्डिंग इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना होता तो आप जॉन लॉक के जो बड़ा वाला वीडियो हमारा है, सिंगल वीडियो 30 मिनट्स का, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी ये है जॉन लॉक के रिगार्डिंगली आज का ये ये बेसिकली 4th यूनिट का सारा क्रक्स था। कोशिश की है मैंने इसको अच्छे से प्रेजेंट करने की। बाकी एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहना चाहिए, क्योंकि वो कुछ चीज़ें आती ऐसी होती हैं जो वीडियो से भी बाहर चली जाती हैं। तो बेसिकली एमसीक्यूज को एमसीक्यूज को हम कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि आप जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन क्लैरिफिकेशन से सॉल्व करें। और हाँ, जो बेसिकली कुछ किताबें हैं उन पे एंड में की दी होती है, उनके अकॉर्डिंगली एमसीक्यू सॉल्व मत करो, खुद वेरीफाई करो हर एक एमसीक्यू को, क्योंकि की कभी कभी रॉन्ग भी होती है, की काफ़ी बार गलत होती है। तो क्वेश्चंस पढ़ो, सॉल्व नहीं हो रहा है तो गूगल पे जाओ, अच्छे सोर्सेज देख के उसको सॉल्व करो, बट की के अकॉर्डिंगली सोर्स में नहीं करो, जैसे 1 का ए है 2 का बी है, ऐसे सॉल्व मत करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे एंड गिव योर फीडबैक फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई एम कमिंग विद अनदर वीडियो विद 3 वीडियोज़ टुडे। शाम तक आज बहुत सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। एंड हमारे पास एक क्वेश्चन था मॉक टेस्ट 3 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेके, तो उसमें मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा जल्दी ही। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।